नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये है LGBTQI+ जो कम्युनिटी है उनके अधिकारों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 377 डिक्रिमिनलाइज किया गया। उसके अलावा नालसा जजमेंट में बहुत से इनको राइट्स भी दिए गए, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो धरातल पे ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो उसी बीच हम बात करेंगे कि कौन कौन से अधिकारों से अभी भी वंचित है और कैसे हम आगे और बढ़ सकते हैं इनको अधिकार, इनका जो हक है उन्हें दिलाने के लिए। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये कोविड-19 की एक्सपेक्टेड वेव, थर्ड वेव की भी बात की जा रही है। तो उस बारे में है कैसी कोविड-19 की तैयारियां रही है, क्या हमारी गलतियां हुई है पिछली दो वेव में और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप आपका फीडबैक दे सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो इन हैंडल्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आज का MCQ देखते हैं। वो ये है कि मेडिकल कंटेक्स्ट में इन्फेंट जो नवजात होता है उसके संदर्भ में नियोनेट कब इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन ये है, ये फर्स्ट 28 दिनों के लिए जो बर्थ के फर्स्ट 28 डेज रहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी है 90 डेज ऑफ बर्थ। ऑप्शन सी है फर्स्ट ईयर फ्रॉम द बर्थ। या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वह यह है कि बहुत से जुडिशियल वर्डिक्ट आ गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे देश की सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को देखें, अगर लैंगिक माइनॉरिटीज़ को देखें तो इन्हें अभी भी भेदभाव देखने को मिलता है, खासकर एम्प्लॉयमेंट में, स्वास्थ्य में और निज अधिकारों में। तो इस पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ो। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लॉ सीखो का इंस्टा और टेलीग्राम चैनल दोनों है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसका बार कोड जो है आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे लॉ सीखो जुडिशरी, लॉ सीखो क्लैट प्रेप और UGC नेट के पेजेस है जिसपे आपको सतत जो हमारे लीगल अफेयर्स है, उसके अलावा करंट अफेयर है, लीगल अपडेट्स की जानकारी और अधिक स्टडी मटेरियल, जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको सतत मिलता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawseeko.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज जो है उनको बराबर अधिकार, उनको समान अधिकार कैसे मिलेंगे उसके बारे में। क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जुडिशियल वर्डिक्ट देकर सेक्सुअल माइनॉरिटीज को, LGBTQ कम्युनिटी को अधिकार दे दिए हैं, लेकिन अभी भी ये भेदभाव इन्हें देखने को मिलता है। इनके हेल्थ इशू, अगर स्वास्थ्य सुविधा या निज अधिकार देखें तो ये इससे अभी भी वंचित है। तो भारत में अगर हम जूरिस्प्रूडेंस देखें सेक्सुअल माइनॉरिटीज जो है उनके राइट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2009 का ये केस है। तो इसमें 377 को यहाँ पर आर्टिकल 14 के अगेंस्ट माना था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। वही बात सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के केस में 2013 में दोहराई गई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहाँ पर क्लियरली बताया कि एप्लीकेशन ऑफ 377 ऑफ IPC टू कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन एडल्ट्स, अगर यहाँ पर कंसेंशुअल समलैंगिक संबंध होते हैं दो वयस्कों के बीच में, तो यह असंवैधानिक है, ये इर्रेशनल है, इनडिफेंसिबल है और ये आर्बिट्री है। उसी के साथ में यूनियन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज के लिए अपोज किया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया हुआ था और कहीं ना कहीं सेम सेक्स मैरिज का रास्ता, ये एक पहला स्टेप जो है वो ओपन हो गया है। वही अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो साउथ अफ्रीका पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट प्रोविजन रखा हुआ है। तो हम अगर आर्टिकल 15 देखें, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन दिया हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट, रेस, रिलीजन
और विभिन्न आधारों पर, लेकिन इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जगह नहीं है, क्योंकि उस समय यह कंसेप्ट इतना तैयार नहीं हुआ था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यही चीज़ जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव करके ये चीज़ डाली गई है। उसके अलावा अगर हम यूके के संबंध में देखें तो यहाँ पर एलन ट्यूरिंग लॉ की बात कर गई है। एलन ट्यूरिंग लॉ ऐसा लॉ है जिसमें जिसका एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट है, मतलब जिनको 377 के अंतर्गत यहाँ पर दोषी करार दिया गया था, यहाँ पर उनको कन्विक्ट किया गया था, वो सजा भोग रहे थे, तो इस सारे डिसीजंस को वापस लाने के लिए एलन ट्यूरिंग लॉ लाया गया। वैसा ही एक चर्चा हमारे भारत में भी है सिरास एक्ट को लेकर। अगर आप चाहे तो लीगल सोशल लीगल अफेयर का सीरीज लीगल ऐसे सीरीज अगर हमारा फॉलो करते होंगे तो उसमें सिरास एक्ट पे एक विस्तृत चर्चा है इस बारे में। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आर्टिकल 15 में जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर नया एक प्रोविजन डाला है, एक अमेंडमेंट किया है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल किया है, उसी तरीके से हमारे आर्टिकल 15 में भी हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर उसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट किया जाता है, बहुत सी डेवलप्ड कंट्री है जैसे स्वीडन हो गया, स्पेन हो गया, यूके हो गया। उसके अलावा भारत में भी ये चर्चा है, सरकार की तरफ से इसे अपोज किया गया, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार यहाँ पर समलैंगिक अधिकारों को यहाँ पर बचाया है। तो चलिए, दूसरा आर्टिकल जो है कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन अभी इस आर्टिकल में कुछ बहुत अच्छी बातें कही गई है, इसलिए हम इसे आज चर्चा कर रहे हैं। तो अनुमानित किया जा रहा है कि कोविड-19 की थर्ड वेव आ सकती है, तो ज़रूरी है कि हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इलास्टिक बनाएं और इसकी इलास्टिसिटी का और कहीं ना कहीं इसका हम फ़ायदा लें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम के लेवल पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, विभिन्न राज्य, सेंटर और स्टेट, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कोविड-19 की जो वेव्स हमने देखी, खासकर जो सेकेंड वेव हमें देखी, उसमें हमें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी होते हुए दिखा। अब इसके पीछे क्या कारण था? दिल्ली का उदाहरण रहे तो दिल्ली में पहली वेव के बाद में बेड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, लेकिन फिर बहुत तेज़ी से केसेस घटे। उसको देखते हुए यह कदम पीछे लिया गया और जो बेड्स थी उसकी संख्या वापस कम कर दी गई। और फिर जिस तरीके से सेकेंड वेव आई, तो भले ही कितनी भी तेज़ी से यहाँ पे बेडों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उससे हम कोप नहीं कर पाए, क्योंकि ये सेकेंड वेव में जो केसेस का सर्च था वो बहुत ही ज़्यादा था। वैसे हमने अगर उदाहरण ले तो हमने यूएस और चाइना में जिस तेज़ी से नहीं काम हुआ, उस तेज़ी से भारत में काम हमें देखने को मिला, बेडों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमी दिखी ही। तो यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी जो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा है, इसमें इसी प्रकार की लचीलापन बनाने की बात की गई है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सके, और ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़रूरत कम हो तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सके। इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम कैसे इलास्टिसिटी और इसका एक्सपांशन हम ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमें रिसोर्स जो हमारे संसाधन हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ऐसे संसाधन जिनको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, जिससे हम सामंजस्य बिठा के एक दूसरे की मदद की जा सके। तो यहाँ पर उसके अलावा जब भी बात की जाती है, ठीक है, आप बेड्स मूव कर सकते हैं, वेंटिलेटर मूव कर सकते हैं, ये तो अपने आप में इलास्टिक हो सकते हैं, लेकिन बात ज़रूरी होती है हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो यहाँ पे लिमिटेड इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पर कुछ राज्यों ने बढ़कर कदम ये लिया है कि जो फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स है या नर्सिंग स्टूडेंट्स है, इनको ट्रेन करके इनको भी फोर्स में सम्मिलित किया गया। कुछ राज्यों ने जो उनके रिटायर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्हें वापस जॉब पे बुलाया ज़रूरत के हिसाब से। तो उसी हिसाब से कदम उठाए जा सकते हैं पूरे देश में। उसके अलावा अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई अगर किया जाए तो देश में ऐसी 145 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 80% केसेस जो है वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले हैं। उसमें भी अगर हम मुख्य 80 डिस्ट्रिक्ट देखें तो वहां पे 50% से ज़्यादा केसेस है। तो आपको यहाँ पे ट्रेस करके रख लेना है कि कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिले हैं, ये परमानेंटली एट रिस्क है।
उस हिसाब से आप हमेशा के लिए वैसी तैयारी अपनी बना के रखिए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कोविड-19 कितने और दिन और कितने और महीने ये चलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम ऐसे सामंजस्य बिठाएं। उसके अलावा इंक्रीज कैपेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली। एक और बात ये की गई है कि अगर आप संसाधन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट्स है, जो मरीज है, आप उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और आप उनको उन स्थानों पे भेज सकते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद है। तो हमको दोनों तरफ से यहाँ पर एक जो बैलेंस है वो बना के रखना है और दोनों साइड से हमें पॉसिबिलिटी देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके अलावा एड्रेस वेरिएशन इन डिमांड ऑफ कोविड-19 स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट परमानेंटली एट रिस्क। तो जैसे बताया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट रिस्क पे है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस बना के रखने की ज़रूरत है और डिमांड का कैसा वेरिएशन होता है इसे बहुत माइन्यूटली, बहुत नज़दीक से हमें इसे देखने की और यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब एक और रास्ता ये निकाला जा सकता है कि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बीच में एक कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट ए है कोई एक्स राज्य में और कोई डिस्ट्रिक्ट बी है वाई राज्य में, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज होने के बावजूद वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि ऐसा डर रहता है कि क्या पता कि कब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिनके पास में रिसोर्सेज है लेकिन अभी पेशेंट नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि कल पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो एक दूसरे की मदद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सामंजस्य देखने को मिला था कि महाराष्ट्र से जब एक यूनियन मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश से मदद मांगी तो बहुत जल्द से जल्द इन्हें मदद की गई। उसी तरीके से जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी तो उन्हें ये भी प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके का एक भरोसा जो है वो एक दूसरे में होना चाहिए, विभिन्न राज्यों में होना चाहिए, तभी हम इतनी बड़ी महामारी से निपट सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो तीन मेन चीज़ें यहाँ पे बात की गई, एक सिस्टम में इलास्टिसिटी बना के रखनी है, जहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं है जैसे हेल्थ केयर वर्कर, वहाँ पे आप और दूसरे यहाँ पे तरीके निकाल सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर बढ़ाने के लिए। उसके अलावा आपको रिसोर्स शेयरिंग करना है जिससे हम जल्द से जल्द, क्योंकि रिसोर्सेज की भी अपने आप में सीमा होती है, तो आप रिसोर्स शेयरिंग जो है वो अपने आप में बढ़ा सकते हैं जिससे हम जल्द से जल्द इस महामारी के फेज से बाहर आ सके। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है, जिस तरीके का सेकेंड वेव हमारे देश में देखने को मिला है, इस तरीके का सेकेंड वेव हमें कहीं पर भी नहीं देखने को मिला है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली ने 4 वेव देख ली है अपने आप, 23 जून, 16 सितंबर, 11 नवंबर और 20 अप्रैल। यहाँ पर हाईएस्ट सर्ज जो है पीक देखने को मिले और हो सकता है और भी पीक आए, उस हिसाब से हमें तैयारी बना के रखनी है। कुछ राज्य ऐसे भी है जैसे मध्य प्रदेश, इन्होंने अभी तक ऐसा कोई हाईएस्ट पीक नहीं देखा था, लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताहों में ये पीक देखने को मध्य प्रदेश को भी देखने को मिला। तो अभी हम कह नहीं सकते कि कोई भी राज्य से अभी बाहर है, हमें पूरी तैयारी बनाए रखनी है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लव।